Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and today we will continue with the cash flow statement, and today we will discuss the problems related to cash flow or used in financing activities. अब हमने कैश फ्लो और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाले न्यूमेरिकल्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वाले न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लिया है. होप सो आपको वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. एंड इन टुडेज लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि जब फाइनेंस रिलेटेड आइटम्स क्वेश्चन में दिए हैं और हमें कैश फ्लो बनाना है तो कैसे उनका एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट होगा. सो द क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन. इट सेज calculate cash flows from financing activities from the following particulars. Now financial year 2022 is given and 23 is given. Equity share capital is given, 8% preference share capital, 9% debentures and 7% debentures. Now with equity share capital and preference share capital कोई भी आपको रेट दिया है, सपोज इस क्वेश्चन में 8% preference share capital है, दैट मीन्स ये डिविडेंड है, ये वो रेट है जिस पे हमें डिविडेंड इन शेयर्स पे कैलकुलेट करना है. क्लियर. और अगर डिबेंचर्स के साथ ये फिगर दिया है परसेंटेज में, लाइक 9% डिबेंचर्स, 7% डिबेंचर्स, दैट मीन्स दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दोज डिबेंचर्स आर कैरिंग, यानी इन डिबेंचर्स पे कंपनी को इस रेट पे इंटरेस्ट पे करना है. क्लियर. Additional information is given. Equity shares were issued at a premium of 2%. 8% preference shares were redeemed at a premium of 2%. 9% debentures were issued at a discount of 1% and 7% debentures were redeemed at a premium of 5%. Underwriting commission की वैल्यू दी है जो इक्विटी शेयर्स पे पे करी कंपनी ने, दैट वाज एट द रेट 2.5% ऑन इशू प्राइस. एंड इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर्स दिया है 7,000. डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 8,000. क्लियर. अब अंडर राइटिंग कमीशन जो इक्विटी शेयर्स पे कंपनी ने पे किया वो भी एक्सपेंस होता है. तो ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जो इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड होते हैं, या तो अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, या ब्रोकरेज हो गया, या कोई सिंपल कमीशन या फी हो गई जो हम ब्रोकर्स को देते हैं. क्लियर. तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. वन बाय वन वी विल डिस्कस द एंट्रीज. फर्स्ट विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है. अब देखो 22 में 7 lakhs दिया है और 23 में 12 lakhs दिया है. क्लियर. तो वी विल कैलकुलेट द डिफरेंस. इट विल कम आउट टू बी 5 lakhs. तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं. equity share capital. Now because we are calculating the problems, discussing the problems of financing activities, तो जो फॉर्मेट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाले आइटम्स थे उसको ध्यान में रखो कि उनका ट्रीटमेंट हमने फॉर्मेट में कैसे डिस्कस किया था, किस तरीके से वो फॉर्मेट में दिए हैं. क्लियर. अगर कैश इनफ्लो हो रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से तो वो ऐड हो जाएगा, कैश आउटफ्लो है तो वो यहाँ से लेस होगा. क्लियर. सो क्लियरली अगर इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर रही है कंपनी, दैट मीन्स कैश का इनफ्लो हो रहा है. अब हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द वैल्यू. अब 5 lakhs तो डिफरेंस आ गया. ठीक है. 5 lakhs एक्स्ट्रा इशू करे एंड दीज वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%. अब प्रीमियम दिया है, दैट मीन्स प्रीमियम वैल्यू भी इस इशू प्राइस में इंक्लूड होगी. सो इशू प्राइस वाज 5 lakh इनटू 2%, दैट इज 10,000. तो अब फाइनली हमारा इशू प्राइस कितना हो गया, 5,10,000. ठीक है. यहाँ पे आई एम राइटिंग जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस प्लस 10,000. दिस 10,000 इज द प्रीमियम एज पर द क्वेश्चन. क्लियर. नेक्स्ट इज 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ठीक है. इसमें बोला है कि दीज शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%. अब रिडीम कर रही है कंपनी, ऑब्वियसली कैश फ्लो होता है जब रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स होता है इन कैश, और प्रीमियम पे रिडीम कर रही है. तो सबसे पहले रिडीम कितने शेयर्स हो रहे हैं हम देख लेते हैं. 22 में 1 लाख है, 23 में कैसे पता चलता है हमें, टेबल देख के. ये देखो 22 में तो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स थे लेकिन 23 में नहीं है, दैट मीन्स रिडीम कर लिए. क्लियर. अगर ये 1 लाख से सपोज 5 lakhs हो जाते, दैट मीन्स एक्स्ट्रा इशू करे, बट इन केस द कंपनी हैज रिडीम्ड,
सो अब 1 लाख जो रिडीम करे वो प्रीमियम पे रिडीम करे। सो 1 लाख पे हम 2% प्रीमियम इसमें ऐड कर देंगे। तो दिस इज 1,02,000। ठीक है, क्योंकि ये रिडीम कर रहे हैं, ये हम इसको डिडक्ट करेंगे और ये कैसे आ रहा है 1 लाख प्लस 2%, यानी कि आई राइट द फिगर 2,000 से ये रिडीम हो रहे हैं। ठीक है ना, रिडेम्पशन अमाउंट ये है और प्रीमियम पे रिडीम कर रही है कंपनी, क्योंकि रिडेम्पशन है, कैश इज मूविंग आउट, कैश इज फ्लोइंग आउट, तो ये माइनस यहाँ से हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज 9% डिवेंचर्स। नेक्स्ट आ जाओ 9% डिवेंचर्स। क्लियर। अब यहाँ क्या हो रहा है, 9% डिवेंचर्स वर इशूड। अब देखो 22 में 9% डिवेंचर्स की वैल्यू 0 थी, 23 में 2 लाख हो गई, यानी कि इशू हो गए। दे वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%, मीन्स 2 लाख पे अगर 1% हम डिस्काउंट निकालें दैट इज 2,000 और इसको हम 2 लाख से माइनस कर दें, सो दिस इज 1,98,000, यानी कि 2 लाख जो डिवेंचर्स थे वो 1% डिस्काउंट पे इशू करे। दैट मीन्स वो उनकी वैल्यू जो इशू वैल्यू है दैट केम आउट टू बी 1,98,000। ठीक है ना, 1,98,000, क्योंकि ये इशू करे, कैश इनफ्लो हुआ। ठीक है, इसको कैसे करा हमने, 2 लाख माइनस 2,000। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1,98,000 जो हमने इशू करे। 9% डिवेंचर्स इशूड लिख दो यहाँ ताकि क्लियर हो जाए। प्रेफरेंस शेयर्स इसको लिख दो रिडीम्ड, एंड इक्विटी शेयर्स इशूड। ठीक है ना। फोर्थ क्या है, इसी में है 7% डिवेंचर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो 7% डिवेंचर्स रिडीम्ड। अब क्लियर हो गया, 7% डिवेंचर्स हमने रिडीम करे। ठीक है ना, क्योंकि 1 लाख थे 22 में, 23 में 0 हो गए, सो ऑब्वियसली हमने रिडीम कर लिए, कंपनी ने रिडीम कर लिए और प्रीमियम पे रिडीम करे। सो इनटू 5% इज 5,000। सो अगेन 1,05,000। अब 1,05,000 इशू ना करके रिडीम कर लिए, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में शो करेंगे, ये वैल्यू डिडक्ट होगी। ठीक है, तो ये 1 लाख थे और प्रीमियम था इसका 5,000। ठीक है, अब एक और क्या हो गई, अंडर राइटिंग कमीशन दिया है आपको इक्विटी शेयर्स पे जो कंपनी ने पे किया, तो अंडर राइटिंग कमीशन पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब इक्विटी शेयर्स इशू किए थे हमने, इसका फाइनल इशू प्राइस क्या था 5,10,000 और बोला है कि अंडर राइटिंग कमीशन एट द रेट ऑफ 2.5% ही कंपनी ने पे किया ऑन द इशू प्राइस। मींस 5 लाख पे ना पे कर 5 लाख पे नहीं पे किया, इशू प्राइस पे 5,10,000 पे किया एट द रेट 2.5%। सो दिस इज 12,750। ठीक है, अगेन अगर पे किया है कंपनी ने तो ये कैश आउटफ्लो है एंड इट विल बी डिडक्टेड। सिक्स्थ, इंटरेस्ट पेड। अब इंटरेस्ट ऑब्वियसली पे कर रहे हैं ऑन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर्स कितना है 7,000, ये माइनस में जाएगा। एंड द लास्ट वन इज आई थिंक सो डिविडेंड्स पेड, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, हाउ मच 8,000। क्लियर। सो हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नाउ लेट्स सी कि हमारा क्वेश्चन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है या कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। अब देखो, पहले हम जो कैश आउटफ्लो वाली फिगर्स हैं दैट इज नेगेटिव फिगर्स,
उनका सम कर लेते हैं। 1,02,000 प्लस 1,05,000 प्लस 12,750 plus 7,000 plus 8,000. So this is come 2,34,750. Clear? और कैश इनफ्लो कितना था? 5,10,000 plus 1,98,000. So this is coming 7,08,000. This is cash inflow. This is cash outflow. इसको माइनस कर देते हैं हम। 2,34,750. So the answer is 4,73,250. 4,73,250. So obviously cash inflow यहाँ पे ज़्यादा बड़ा था. So it is cash flow from financing activities. This is your answer. Clear? आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ये डिस्कस मैंने इसलिए किया था कि आपको पता चले कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड हमें बैलेंस शीट में किन आइटम्स का बैलेंस दिया होता है एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन किस तरीके की होती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहाँ रिडेम्पशन हो रहा है, कहाँ इशू हो रहे हैं, डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं, प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, या डिस्काउंट पे रिडीम हो रहे हैं, प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं। एंड अकॉर्डिंगली इन द लास्ट यू हैव टू कैलकुलेट कि कैश फ्लो हुआ या कैश यूज हुआ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। Now let's discuss another problem related to financing activities. So the next question will be on your screen. It says Sony Limited provides you with the following information and you have to calculate cash flows from financing activities. Now again 2 financial years is given, 22 and 23. Equity share capital 8%, preference share capital 10%, debentures and investment in shares is given. Clear? In additional information, it says during the year 22 and 23, Sony Limited issued bonus shares in the ratio of 4:1 by capitalizing reserve. So now this is a new information regarding issue of bonus shares. So when company is issuing bonus shares, you must keep in mind that issue of bonus shares does not result in any cash outflow or any cash inflow. क्योंकि cash का कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता, सो दैट इज वाई द ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर डजंट फाइंड अ प्लेस इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसलिए हम इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते। नाउ वाई यू माइट आस्क, बिकॉज अब यहाँ पे जो लिखा है कि दे आर इशूइंग बोनस शेयर्स बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व, मीन्स कोई एक्स्ट्रा कैश वो शेयर होल्डर्स को नहीं दे रहे इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स। वो ऑलरेडी जो रिजर्व उनने मेंटेन कर रखा है, जो क्रिएट किया था बोनस शेयर्स के नाम से या और किसी रिजर्व के नाम से, तो जो सरप्लस प्रॉफिट्स उनके पास आया उनने रिजर्व क्रिएट कर दिया। अब जब ये रिजर्व क्रिएट किया है तो आउट ऑफ दिस रिजर्व ओनली उन्होंने क्या करा, शेयर्स को इशू कर दिया। सो मीन्स द amount of the cash which is with the company is not being affected if they are issuing bonus shares. Clear? तो ये existing जो equity shareholders हैं उन्हीं को bonus shares company issue करती है, and the reason might be कि अगर company grow कर रही है, profitable है और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, सो एज अ फाइनेंशियल रिवॉर्ड, फाइनेंशियल इंसेंटिव और एज एन इनकरेजमेंट टू दी इक्विटी शेयर होल्डर्स, रिवॉर्ड टू दी शेयर होल्डर्स, ये शेयर्स को इशू करती है। सो नाउ बोनस शेयर्स इज बीन इशूड इन द रेशियो 4:1। दिस मीन्स जो शेयर होल्डर 4 शेयर्स होल्ड कर रहा है तो 4 शेयर्स पे एक बोनस शेयर कंपनी ने इशू करा है। क्लियर? सो बोनस शेयर्स ना तो कैश आउटफ्लो में कन्वर्ट होते हैं ना कैश इनफ्लोज में होते हैं, सो दैट इज वाई इनका ट्रीटमेंट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं करते। आई हैव टोल्ड यू द रीजन बिहाइंड इट। क्लियर? सेकेंड additional information is 10% debentures were redeemed on 1st Jan 23 at a premium of 5%. Preference shares were issued on 1st October and dividend was paid for half year, and the last is dividend received on investments is 10,000. Now based on this information we have to prepare cash flow statement. So now let's read the information one by one.
सिंस मैंने आपको बोनस शेयर्स का एडजस्टमेंट बता दिया कि बोनस शेयर्स को हम इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं करेंगे, इसलिए जो इक्विटी शेयर कैपिटल हमें बैलेंस शीट्स दी हैं, जो बैलेंस शीट्स में बैलेंस दिया है, वो भी हम इसको स्किप कर देंगे। वाई? बिकॉज बोनस शेयर्स आर इंक्लूडेड इन दीज शेयर्स। क्लियर? तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम स्किप कर देते हैं। एंड नाउ लेट्स कम टू दी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 22 में तो शेयर बैलेंस नहीं था, बट 23 में है। दैट मीन्स इश्यू किए हैं हमने। सो पहले इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, कितना? 2 lakhs। अब क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स इशू की हैं तो डिविडेंड भी पे करना है। सो डिविडेंड पेड ऑन, और इसका एडजस्टमेंट भी दिया हमें। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना दिया है ये हमें कैलकुलेट करना है। इंफॉर्मेशन दी है कि शेयर्स इशू हुए 1 अक्टूबर 22 में, और हाफ ईयर का हमने डिविडेंड पे करा। यानी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 22 में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 1 अक्टूबर को हमने शेयर इशू करे। तो जितने जब हमने शेयर्स इशू करे वो हम टाइम पीरियड निकालेंगे, उसके बाद से ही डिविडेंड्स पे ऑफ करेगी कंपनी फॉर दोज मंथ्स। So the time period is October, November, December, January, February, मार्च। देखो 6 मंथ्स अपने आप हो गए। इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि प्रेफरेंस डिविडेंड वाज पेड फॉर हाफ ईयर, यानी कि फॉर 6 मंथ्स। तो इट वाज पेड ऑन 2 lakhs for 6 months at the rate 8%. This is the rate of dividend. Clear? तो आपका ये आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, 2 lakhs इंटू 6 इंटू 8, दिस इज 8,000। अब क्योंकि 8,000 कंपनी पे कर रही है तो ये नेगेटिव फिगर हो गया। थर्ड आ जाओ, डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं। 22 में 3 लाख डिबेंचर्स थे, 23 में नहीं है, यानी कि रिडीम कर दिए होंगे हमने। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, हाउ मच? 3 lakhs। अब क्योंकि रिडीम कर रहे हैं तो ये नेगेटिव फिगर है। एंड अगेन डिबेंचर्स इशू की हैं तो इंटरेस्ट भी हमें पे करना है, तो वो भी निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अब कितना इंटरेस्ट निकलेगा डिबेंचर्स पे? देखो, इसमें दिया है 10% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 Jan एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, यहाँ पे एक एडिशन करना है हमें। दिस वोंट बी 3 lakhs, क्योंकि रिडेम्पशन पे वो एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 10% डिबेंचर्स तो रिडीम हुए, लेकिन प्रीमियम पे रिडीम हुए 5%। दैट मीन्स 3 लाख प्लस प्रीमियम है, 5% इज 15,000, तो ये हो गए 3,15,000। क्लियर? तो ऐसे ही आपको एडजस्टमेंट्स ध्यान में रखने हैं, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो 3 lakhs तो था ही, प्लस 15,000 प्रीमियम लगा, और इस पे ओवरऑल वैल्यू पे रिडीम हुए, तो अब ये 3 लाख से 3,15,000 हो गए। अच्छा, और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? इंटरेस्ट के लिए क्या दिया है? नाउ देखो, टाइम पीरियड दिया है। सो व्हेन यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और द अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स, यू हैव टू पे अटेंशन कि टाइम पीरियड कुछ हमें इंक्लूड उसमें करना है या नहीं करना है। इसमें वो कह रहे हैं डिबेंचर्स रिडीम हुए 1 जनवरी को, मतलब जितने टाइम तक कंपनी ने वो डिबेंचर्स इशू करे थे, उतने टाइम के लिए तो इंटरेस्ट उन्हें पे करना है। क्लियर? रिडीम करे 1 Jan को। So the time period will be from 1st April 22 till 1st Jan 23. So April, May, June, July, August, September, October, November, December, for 9 months. Clear? तो अब डिबेंचर्स 3 लाख
क्लियर, इंटू 9 months इंटू 10%, ठीक है ना, इस पे निकलेगा। सो 3 लाख इंटू 9 इंटू 10 इज 22,500। चलो इसको ब्लैक से ही लिख दो सो दैट नो कंफ्यूजन, 22,500। क्लियर, तो ये आपके जो डिबेंचर्स रिडीम हुए उसका हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन इज डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 10,000। अब देखो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, शेयर्स में कर रखे हैं लेकिन, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स मींस ये अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम है। क्लियर, क्योंकि वर्ड इन्वेस्टमेंट आ गया, दैट मीन्स this will be included in the investing activity. This is not a part of financing activities. Just because उन्होंने shares word mention कर दिया तो यहाँ confusion हो जाती है, because हमने investing activities में पढ़ा था कि वहाँ पे non current investments को भी हम consider करते हैं. So these are non current investments. So word अगर share दिया हो उस पे investment लग गया हो, so we will give priority to investment and it will go in the investment activities. तो ये question important था. Why? Because दो information ऐसी थी कि हमें इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करनी। क्लियर, तो चलो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इतनी ही चीजें थी हमारे पास। सो पहले नेगेटिव फिगर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। 3,15,000 प्लस 22,500 प्लस 8,000, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3,45,500। ठीक, और दिस वाज कैश आउटफ्लो एंड दिस इज कैश इनफ्लो। ठीक है ना, क्लियर हो गया, माइनस कर दो। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1,45,500, 1,45,500। सो दिस इज कैश। ऑब्वियसली कैश फ्लो नहीं हुआ क्योंकि कैश आउटफ्लो ज्यादा बड़ा था कैश इनफ्लो से। तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर, so this is your answer. आई होप सो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा बहुत फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाले आइटम्स क्लियर हुए होंगे। आई नो दिस इज मच मोर कंफ्यूजिंग देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाले आइटम्स, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी क्लैरिटी रहती है कि इन्वेस्टमेंट कौन से हैं एंड ऑपरेटिंग कौन से हैं। बट फाइनेंसिंग में कभी कभी अच्छा इनको क्वेश्चंस थोड़ा सा बड़ा करना है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा टफ करना है तो व्हाट दे विल डू, दे विल गिव यू वन एंटायर प्रॉब्लम एंड उसमें मिक्स्ड आइटम्स होंगे। Either they will tell you to calculate cash from investing activities plus financing or operating activities plus financing. So accordingly you have to bifurcate. जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसमें हम आइटम्स को कैसे बाइफिकेट करते थे, कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी, कौन सी ट्रेडिंग में आएगी, कौन सी पीएल में आएगी। तो सिमिलरली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में भी कुछ ऐसे ही करना है, और जब तक आपको फॉर्मेट और आइटम्स याद नहीं होंगे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आएगा, आंसर कभी नहीं निकलेगा और ये चैप्टर हमेशा कठिन ही बना रहेगा। ठीक है, सो आई होप सो आज का लेक्चर या प्रॉब्लम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इन दी अपकमिंग लेक्चर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एसएएस एग्जाम में आ सकते हैं एंड फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट सीबीएसई भी दे सकता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।